2 फरवरी की रात करीब 10 बजे अनीटा कॉबी अपनी हॉस्पिटल शिफ्ट पूरी करके वापस अपने घर लौट रही थी। वैसे उसका ये रोज़ का रूटीन था। अपने ख्यालों में खोई हुई अनीटा को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक सफ़ेद रंग की कार कब से उसका पीछा कर रही थी। उस रात अनीटा के साथ जो दर्दनाक टॉर्चर हुआ उसे सुनने के बाद आप भी अनीटा कॉबी को ऑस्ट्रेलिया की निर्भया कहने पर मजबूर हो जाओगे। उस सफ़ेद रंग की कार में 5 गुंडे बैठे हुए थे जिन्होंने अनीटा का किडनैप किया और फिर उसका गैंग रेप करके उसे झाड़ियों में फेंक दिया। अनीटा पर हुए अत्याचार के बारे में मैं आपको डिटेल में सुनाऊं उससे पहले अनीटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अनीटा का जन्म 2 नवंबर साल 1955 में ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक टाउन शहर में हुआ था। उसकी माँ का नाम ग्रेस लिंच और पिता का नाम गैरी लिंच था। अनीटा की एक और बहन थी जो कि उससे 5 साल छोटी थी। बचपन से ही अनीटा खूबसूरत और स्मार्ट थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और साल 1979 में मिस वेस्टर्न सबर्ब भी बनी। लोगों को लगता था कि अनीटा मॉडलिंग को ही अपना करियर बनाएगी। अनीटा की मां ग्रेस लिंच एक हॉस्पिटल में नर्स थी। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अनीटा ने भी अपनी मां के रास्ते चलना तय किया। उसने सिडनी हॉस्पिटल के नर्सिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसे पूरा करने के बाद उसी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने लग गई। इसी दौरान अनीटा की मुलाकात जॉन कॉबी से होती है जो कि अनीटा से 3 साल बड़ा था। पहले दोनों के बीच दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे और उनके परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो साल 1982 में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के तुरंत बाद दोनों कहीं भी हनीमून के लिए नहीं जाते और उन पैसों को बचा के अपने लिए एक नया घर लेने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जॉन घोड़े की एक रेस में दांव लगाता है और $10,000 जीत जाता है, जिसके बाद दोनों वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। इस टूर के दौरान दोनों कई देशों में घूमते हैं। इसी टूर के दौरान दोनों के बीच के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आती है। असल में दोनों के बीच क्या हुआ था वो तो किसी को नहीं पता, पर टूर से वापस लौटने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया। साल 1986 के जनवरी महीने में अनीटा जॉन को छोड़ के अपने माँ बाप के घर ब्लैक टाउन चली जाती हैं। हालांकि दोनों ने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया था और ना ही उनका डिवोर्स लेने का कोई इरादा था। यहाँ तक कि जुदा होने के कुछ ही समय के बाद दोनों मिलकर अपने लिए नया घर भी ढूंढ रहे थे। अनीटा ने अपने माँ बाप के घर जाकर वापस से उसी सिडनी हॉस्पिटल में नर्सिंग जॉब करना शुरू कर दिया। 2 फरवरी साल 1986 के दिन दोपहर के 3 बजे अनीटा ने अपनी शिफ्ट पूरी की और हॉस्पिटल से निकल गई। उसी शाम अनीटा पहले अपने कुछ दोस्तों से मिली और सभी दोस्तों ने मिलकर सिडनी की एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। डिनर पूरा करने के बाद सारे दोस्त अपने अपने रास्ते अपने घर चले गए। अनीटा ने भी सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपने घर ब्लैक टाउन जाने वाली ट्रेन पकड़ी और ये उसका रोज़ का रूटीन था। रोज़ ब्लैक टाउन स्टेशन उतरने के बाद अनीटा अपने पिता को फ़ोन करती और उसके पिता उसे लेने के लिए आ जाते, पर आज शायद पब्लिक फ़ोन काम नहीं कर रहा था। अनीटा ने कुछ देर तक टैक्सी का इंतज़ार किया, पर आज कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो अनीटा ने अपने आप ही चलते हुए घर चले जाने का फैसला किया। अपनी बाई साइड पर अपना पर्स लटकाए हुए अनीटा ब्लैक टाउन शहर के न्यू टाउन रोड पर अपनी मस्ती में चलती हुई जा रही थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सर्दी की रात में सड़क पर ज़्यादा कोई चहल पहल भी नहीं थी। चलते चलते जैसे ही अनीटा सड़क के एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, अचानक उसके पीछे से एक कार आई और अनीटा का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उस कार में 5 गुंडे बैठे हुए थे जिन्होंने ये कार भी चोरी की हुई थी। उस कार में से 2 गुंडे उतरे और अपने रास्ते जा रही अनीटा को खींचकर कार में बिठा दिया। अनीटा ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसी सड़क के किनारे वाले घर में एक 16-17 साल के लड़के ने अनीटा की चीखें सुनी।
वो दौड़ते हुए अपने घर से बाहर निकला, पर वो कुछ कर सके उससे पहले ही ये गुंडे अनीता को कार में बिठाकर वहाँ से फरार हो गए। उस बहादुर लड़के ने तुरंत घर में वापस जाकर पुलिस को फ़ोन किया और जो कुछ देखा उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी। अनीता को कार में बिठाकर ये लोग कुछ आगे गए और यहीं से अनीता पर अत्याचार शुरू हो गया। सबसे पहले इन लोगों ने अनीता को अपने कपड़े निकालने का हुक्म दिया। अनीता इन लोगों के सामने रोने लगी और ख़ुद को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। अनीता ने इन लोगों को बताया कि वो शादीशुदा हैं और अभी माहवारी भी चल रही है, पर इन लोगों पर अनीता की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा अनीता की बातें सुनकर ये लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए और अनीता के चेहरे पर मुक्के मारने लगे। अनीता की नाक से खून बहने लगा। अनीता के पास अब इन गुंडों की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती एक एक करके अनीता से इन पांचों को ओरल सेक्स करवाया। इसके बाद ये लोग अनीता को उसी गाड़ी में नंगी हालत में लेकर निकले और पेट्रोल स्टेशन तक गए। वहाँ उन्होंने अनीता के ही पर्स से पैसे चुराए और उन्हीं पैसों से पेट्रोल भरवाया और शहर भर में घूमते रहे। इस तफरी के दौरान ये लोग बारी बारी से अनीता को मारते पीटते रहे। जब रात काफ़ी गुजर गई तो ये लोग अनीता को लेकर शहर से थोड़े दूर खेतों वाले इलाके में गए। वहाँ जाकर एक सुनसान खेत के आगे इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। इन्होंने अनीता को गाड़ी से बाहर आने को कहा, पर अनीता की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने अनीता को वहीं से घसीटना शुरू किया और खेत के तार वाली फेंसिंग जो होती है उसके ऊपर से घसीटते हुए अंदर तक लेकर गए। अंदर ले जाकर भी ये लोग अनीता को पीटते रहे और उसके साथ सेक्सुअल वायोलेंस करते रहे। जब उन्हें लगा कि अब सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और ये लोग थक भी गए तो अनीता को उसी हालत में खेत में छोड़कर जाने लगे। पर उन्हें ये डर था कि अनीता अगर बच गई तो वो पक्का पुलिस के सामने इन लोगों को पहचान लेगी। ये सोचकर उन गुंडों का जो सरदार था उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और अनीता की ओर बढ़ने लगा। अनीता अभी तक जिंदा थी और सब कुछ देख रही थी। उस गुंडे को अपने पास आते हुए देखकर वो समझ गई कि वो क्या करने जा रहा है। जैसे ही वो गुंडा अनीता के पास पहुंचा, अनीता ने ऐसी कमज़ोर हालत में भी उस गुंडे के हाथ में रखे चाकू को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी हाथापाई में उस गुंडे के चाकू से अनीता के हाथ की 3 उंगलियां कट गई। अब अनीता बेबस हो चुकी थी। उस गुंडे ने अनीता का गला काटना शुरू किया और तब तक काटता रहा जब तक अनीता पूरी तरह से मर ना गई। अनीता के मर जाने के बाद भी इन राक्षसों का मन नहीं भरा। इन्होंने मरी हुई अनीता की नंगी डेड बॉडी को उसी खेत की कांटे वाली तार पर रख दी और वहां से चले गए। इसके बाद इन लोगों ने अनीता के कपड़े, पर्स और जो कुछ भी सबूत जैसा बचा हुआ था उसे जला दिया। इधर जब रात को अनीता अपने घर वापस नहीं लौटी तो भी उसके माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अनीता वैसे भी कभी कभी अपने दोस्तों के साथ या उनके घर रात बिताती रहती थी। पर जब अगले दिन हॉस्पिटल से उन्हें पता चला कि उनकी बेटी हॉस्पिटल नहीं पहुंची, तब जाकर 3 फरवरी के दिन उन्होंने पुलिस में अनीता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। इधर एक किसान को अगले दिन सुबह अनीता की लाश मिली और उसने पुलिस को बताया। उसी दिन अनीता के माँ बाप ने अनीता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो पुलिस को पहला शक अनीता का ही हुआ। अनीता की डेड बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, ना ही उसका चेहरा पहचानने लायक था, पर उसके हाथ में उसकी वेडिंग रिंग अभी तक थी। एक पुलिस अफसर ने उस अंगूठी को निकाला और अनीता के माँ बाप के पास लेकर गए। उसी अंगूठी से अनीता के माँ बाप ने अनीता को पहचान लिया। अनीता के घर वालों ने तुरंत जॉन को इस घटना के बारे में जानकारी दी। अनीता की मौत की खबर सुनकर जॉन पूरी तरह से टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनीता के साथ क्या हुआ। अनीता की मौत के तीसरे ही दिन से जॉन ड्रग्स लेने लगा और उसे हमेशा से ये गिल्ट रहने लगा कि अनीता की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। वो अपने आप से बातें करने लगा और हमेशा खुद से ये पूछता रहता कि मैं क्यों उसे लेने नहीं गया उस रात। अगर मैं खुद उसे लेने गया होता तो आज अनीता जिंदा होती।
इधर पुलिस ने कातिल को ढूंढना शुरू किया और ज़्यादातर ऐसे केसों में कातिल किसी जान पहचान वाला ही होता है। पुलिस का सबसे पहला सस्पेक्ट था अनीटा का पति जॉन, क्योंकि इन दोनों का रिसेंटली डिवोर्स हुआ था, तो हो सकता है कि जॉन ने ही अनीटा का कत्ल किया हो। पुलिस ने सबसे पहले जॉन को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की। पुलिस ने जॉन से इतनी सख्ती बरती और इतना टॉर्चर किया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉन के सिर और चेहरे पर कई सारे जख्म दिखाई दिए थे। जॉन की मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक पॉइंट पर जॉन ने खुद से अनीटा के कत्ल का जुर्म स्वीकार कर लिया और इसी कन्फेशन की बिना पर पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। पर कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो कि सीरियसली इस केस को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जॉन के इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। दूसरा ये कि जो अत्याचार अनीटा के साथ हुआ वो अकेला जॉन कर भी नहीं सकता था। ऊपर से अनीटा के शरीर पर से मिले किसी भी डीएनए के साथ जॉन का डीएनए मैच नहीं हो रहा था। पुलिस ने जॉन को वार्निंग के साथ रिहा कर दिया। इधर अनीटा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई और दूसरी तरफ अनीटा के माँ बाप ने अनीटा के अंतिम संस्कार कर दिए। उसी दिन एक जर्नलिस्ट ने रेडियो पर अनीटा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सारी डिटेल्स अपने रेडियो प्रोग्राम में चला दी। उस ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीटा के पूरे बदन पर कांटे वाली तार के ऊपर से घसीटे जाने के घाव थे, वो भी तब जब वो जिंदा थी। उसका एक कान पूरी तरह से कट चुका था। उसके अलावा पूरे चेहरे पर, हाथ, पाँव और दोनों कंधों पर जख्मों के निशान थे, पर सबसे गहरे जख्म उसके ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स पर थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि कातिल ने जानबूझकर इन अंगों को अपना निशान बनाया था। उसकी सांस की नली टूट चुकी थी। 3 उंगलियां लगभग पूरी तरह से कट चुकी थी। दोनों आंखें काली पड़ चुकी थी और आंख के दोनों सॉकेट टूट चुके थे। दोनों गाल की हड्डियां टूट चुकी थी। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट से एक से ज़्यादा लोगों का स्पर्म मिला था और ये सारी डिटेल्स उस रेडियो होस्ट ने अपने प्रोग्राम में चला दी थी, जिसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश उमड़ पड़ा था। लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा था। पुलिस को जल्द से जल्द अब कातिल को पकड़ना था, पर पुलिस के पास कातिल के बारे में कोई क्लू तक नहीं था। पुलिस ने अनीटा के कातिल के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को $50,000 के इनाम की घोषणा की, पर इसके बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी दौरान पुलिस को एक कार चोरी के बारे में एक टिप मिलती है और इस टिप की मदद से पुलिस ने उस कार चोरी के इल्ज़ाम में जॉन ट्रेवर्स और माइकल मर्डॉक को गिरफ्तार किया। ट्रेवर्स ने कार चोरी का जुर्म तो स्वीकार कर लिया, पर अनीटा के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। पुलिस को अंदेशा तो यही था कि इन्हीं लोगों ने अनीटा का मर्डर किया है, पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। ऊपर से पुलिस को वो चोरी की हुई कार भी नहीं मिल रही थी। इस दौरान ट्रेवर्स ने अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जेल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट भेजा, जो कि या तो उसकी कोई आंटी थी या उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सेफ्टी के खातिर उस महिला की पहचान को छुपाया और उसे मिसिस एक्स नाम दिया। पुलिस ने सबसे पहले उस महिला को अपने भरोसे में लिया और उससे ट्रेवर्स से सब कुछ उगलवाने के लिए मना लिया। फिर मिसिस एक्स को रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ ट्रेवर्स से मिलने के लिए भेजा गया। ट्रेवर्स ने मिसिस एक्स को अनीटा के मर्डर के बारे में सब कुछ बता दिया। साथ में उसने अपने 3 और साथियों के बारे में बताया। ट्रेवर्स ने अपनी बातचीत में 3 भाइयों का जिक्र किया जो कि उस रात उसके साथ थे, माइकल, गैरी और लेस मर्फी। अनीटा के मर्डर के 22 दिन बाद पुलिस ने इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया और कातिलों के बारे में पता लगा लिया था। उन 5 कातिलों में से 2 तो पहले से ही जेल में थे, बाकी के 3 को भी पुलिस ने पकड़ लिया। जब स्थानीय लोगों को इन कातिलों की गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो कई सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। सभी को ये जानना था कि आखिर किसने और क्यों उस बेचारी लड़की को मारा होगा। पुलिस को ये डर लगने लग गया कि अगर ये भीड़ काबू से बाहर हो गई तो हो सकता है कि वो इन कातिलों को मार डालेगी। इन 5 का लीडर था जॉन ट्रेवर्स, जो कि उस वक्त सिर्फ 18 साल का था और इतनी कम उम्र में भी उसका और जुर्म का पुराना रिश्ता था। अगले साल 16 मार्च 1987 में इन लोगों की कोर्ट ट्रायल शुरू हुई
और इस ट्रायल पर पूरे ऑस्ट्रेलिया की नज़रें टिकी हुई थी। सभी लोग यही चाहते थे कि अनीता के हत्यारों के साथ भी वही सलूक किया जाए जो कि इन्होंने अनीता के साथ किया था, या कम से कम उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। पर बदकिस्मती से उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में फांसी की सज़ा पर पाबंदी थी। कोर्ट ने पांचों हत्यारों को दोषी पाते हुए सभी को बिना पैरोल उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साल 2019 में 5 में से एक माइकल मर्फी की 66 साल की उम्र में जेल में ही मौत हो गई। बाकी के 4 आज भी ऑस्ट्रेलिया की जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की सबसे क्रूर और घिनौने मर्डर की सच्ची कहानी। अगर आप इस घटना के बारे में गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी ऑस्ट्रेलिया के लोग अनीता के मर्डर को भूले नहीं हैं। लोगों को आज भी इस बात का अफसोस है कि अनीता के कातिल आज भी जिंदा हैं। आपको क्या लगता है अनीता केस के बारे में? अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।